And welcome. Today we are talking about the other processes. In our previous lecture, we had talked about the isothermal process and work done by an ideal gas for isothermal process. And today we will be talking about isochoric process and isobaric process. Similarly, there is another process, adiabatic process, that will be discussed later, following with the kinetic theory of gas postulates. Now let us start isochoric process. What is isochoric process? चूंकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं और हम जानते हैं कि पीवी एंड टी हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एक कभी हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, कभी टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस स्टडी की। आज के इस टॉपिक में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, पी। क्योंकि जो हमने इक्वेशन निकाली थी वर्क डन की लास्ट टाइम कि W इज इक्वल टू V इनिशियल टू V फाइनल, आप V1 टू V2 भी लिख सकते हैं, PdV। और उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हम PdV को कैसे वर्क डन लिखते हैं। मे भी लेक्चर के दौरान हम फिर से इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि dV चेंज इन वॉल्यूम कैसे आता है। चूंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये इक्वेशन है वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, कोरिक फॉर स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। इसे कभी कभी हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, सेम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं लिखूं V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज change in volume is equal to 0. If I substitute this second in first one, then I get W is equal to, यहां पे जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा ये पूरा 0 बनेगा। W is equal to 0 का मतलब है वर्क डन 0 है। यहां पे ना एक्सपेंशन हुआ ना कंप्रेशन हुआ, न गैस ने न एक्सपेंड किया, न एक्सपैंड हुआ, न कंप्रेस हुआ, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स वर्क डन इज 0। यहां पे हमें यह अंदाजा हुआ कि जहां पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जहां पे भी कांस्टेंट रहेगा वहां पे वर्क डन 0 होगा। फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट the work done is always equal to 0. Volume constant stands for isochoric process. अगर आप इसको सिंपली लिखेंगे कि isochoric process is defined as for the system where the volume remains constant, or in other words you can say there is no change in volume when the volume is constant, the change in volume is 0. That further implies that work done is equal to 0. गैस के अंदर ना कोई एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये ऐसे दिखाता हूं, चलो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन में है, इस कंटेनर में है। यहां पे वॉल्यूम जो हमारे यहाँ कंडीशन है इस वक्त, वो वॉल्यूम कांस्टेंट है।
वॉल्यूम कांस्टेंट मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू nRT, सो P इज इक्वल टू nRT बटा V इंटू T. Since n is constant, R is constant, T is constant, so P is equal to, say suppose को मैं कुछ constant मानता हूं K times T, then P is directly proportional to T. This means यहां प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बनेगी. प्रेशर will be directly proportional to temperature for isochoric process or for isovolumetric process, because this will be equal to y is equal to mx, so y is directly proportional to x. Instead of y we have p, instead of x we have t. ये एक कंडीशन हमारे पास है. अगर मैं इसी आइसोकोरिक प्रोसेस को ग्राफिकली दिखा दूंगा, पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, पीवी डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. और मैंने इन अदर वर्ड्स एक रिलेशन भी डिराइव की, PV इज इक्वल टू nRT, V को मैंने यहां ले लिया, V इज कांस्टेंट, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, देन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि यहां पे मुझे अंडर द आइसोकोरिक प्रोसेस में एक कंडीशन को फॉलो कर सकता हूं, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फर्दर मैं डिस्कस कर रहा हूं PV डायग्राम. ये कंडीशन में बाद में भी इस्तेमाल कर सकता हूं, अप्लाई कर सकते हैं इसको. PV डायग्राम में अगर मैं कह रहा हूं एक सर्टेन प्रेशर का वैल्यू, यहां से वॉल्यूम में दे रहा हूं और यहां से प्रेशर का वैल्यू दे रहा हूं. सपोज एट सम पॉइंट V is the pressure. At a point P1, V1 has a value this. So here the coordinates are V and P1. By changing the pressure, volume is not changing because volume is constant. By changing the pressure, आपका वॉल्यूम यहां की तरफ एक्सटेंड नहीं करेगा क्योंकि V के कोऑर्डिनेट्स इस एक्सिस पे वैरी करेंगे, लेकिन चूंकि V कांस्टेंट है, V का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी इसी वर्टिकल लाइन में होगा, यहां पे होगा, लेकिन यहां से P का वैल्यू एक्सटेंड होगा. सपोज आई रीच एट दिस पॉइंट जहां पे P का वैल्यू P2 है और वॉल्यूम वही है जो V का है, इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. द ग्राफिकल लाइन विल बी अ वर्टिकल लाइन. This will be the PV diagram for isochoric process. ये मुझे PV डायग्राम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस को मिल रही है. अब मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कैसे रिलेट करूंगा ग्राफिकली, और इसके कोरिलेशन में हम कौन सा मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब मैं ये फिर से ये ग्राफ लेना चाहूंगा, कौन सा, ये PV वाला, जो मैं अभी थोड़ा इसको एक्सटेंड बढ़ा के लिखेंगे. ये वॉल्यूम V है एंड सपोज इट इज P1 हियर. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज V P1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज V P2 एंड प्रेशर इज कांस्टेंट. नाउ दिस इज द लाइन, this is the graph for isochoric process and here it is P2. So at different value of pressure it shows the same volume. यानी अगर यहां प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा है, your volume is not changing, but pressure is changing the temperature and temperature is changing the internal energy.
इसका मतलब है यहां इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है। यहां प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रेशर इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज द प्रेशर, बट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता तो एक्सपेंशन होना था, तो वर्क डन होता। लेकिन चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम योर वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। So there is no expansion, no compression. So there is a relation now that is obeying this one, this P directly proportional to T. Now how I correlate with this one? अगर मैं इस पॉइंट पे हूं जहां पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है और मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज करने से मेरे प्रेशर पे, वो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम पे कोई असर नहीं आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब भी मैं ऊपर जा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर P. आई मूव फ्रॉम P1 टू P2 एंड आई एम गोइंग अप। व्हाइल गोइंग अप द वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस, और यहां पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर निकला। दैट मीन्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। वो जो एरो है इट गोज टुवर्ड्स हीटिंग। वो यहां से हीट बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, वो यहां से हीटिंग हो रही है। When you go up by increasing the pressure, we are actually enhancing the heating because P is only proportional to T. अब अगर मैं किसी भी वॉल्यूम का प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो इट मीन्स वहां पे कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। The process of heating, when I enhance the pressure for constant volume, and when I decrease the pressure for constant volume, that time the process of cooling takes place. This also means process of heating. Process of heating को process of warming भी बोलते हैं, process of warming भी बोलते हैं, और process of cooling हो जाती है। तो यहां पे जो process of heating हो रही है, that is because increasing the pressure, and how pressure this causes the process of heating because pressure is directly proportional to temperature. So यहां पे प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर एनहांस हुआ, और जब टेम्परेचर एनहांस हुआ, प्रेशर एनहांस हुआ, इट मींस एक्चुअल टेम्परेचर एनहांस हुआ। तो हम हीटिंग की तरफ जा रहे हैं, हम हीटिंग की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जब हम किसी भी सिस्टम में अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इन एनी सिस्टम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अब अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उस समय मैं फॉलो कर रहा हूं प्रोसेस ऑफ कूलिंग। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग और प्रोसेस ऑफ कूलिंग, इनकी बड़ी एप्लीकेशंस है। चाहे आप प्रेशर कुकर की बात लें, चाहे आप इलेक्ट्रिक हीटर की बात लें, चाहे आप किसी और जितने भी हमारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो इसका काफी बड़ा एप्लीकेशन पार्ट है। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज, we can take it from this P is really proportional to T, how pressure is related to temperature, how temperature enhances the internal energy. That is how it happens when isochoric process is going on. तो ये isochoric process की ये isochoric process है। तो isochoric process में वह सीन कि यहां पे वर्टिकल लाइन है। हाँ, तो अब मैं इसको, अगर मुझे वर्क डन देखना होता है, उसके लिए एक भी है कि हम एरिया अंडर द ग्राफ देखते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया उस ग्राफ के अंदर एरिया कितना आ जाएगा। क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, यहां पे सिर्फ वाई एक्सिस के वैल्यूज है, इसमें ना राइट साइड से वैल्यू है ना लेफ्ट साइड से वैल्यू है, इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है जो आपका एरिया कुछ कवर नहीं करेगा। तो एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से भी आप कह सकते हो कि यहां वर्क डन 0 है। एरिया अंडर द कर्व यहां नहीं आ रहा है, इसके थोड़े, अगर इसकी कर्व ऐसे होती तो एरिया अंडर द कर्व इतना आ जाता, या इसकी यहां से ऐसे होती तो एरिया अंडर द कर्व इतना आ जाता। और हमने शायद परसों भी ये डिस्कस किया कि वर्क डन हम निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व, जो पीवी के अगर ऐसे हम रखेंगे, एरिया जितना भी होगा हम ये एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन देता है। क्योंकि यहां पे कोई भी एरिया नहीं आता, एक वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब है यहां कोई एरिया ही नहीं है। तो एरिया अंडर द वर्क, द एरिया अंडर द ग्राफ इज 0, दैट मींस वर्क डन इज आल्सो
0। ये था आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हम प्रोसेस ऑफ हीटिंग करते हैं, और अगर हमारे पास प्रेशर डिक्रीज होता है, अगर हम प्रेशर किसी सिस्टम आइसोकोरिक सिस्टम का डिक्रीज करते हैं तो हम प्रोसेस ऑफ कूलिंग करते हैं। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। और हम यहां जान चुके हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर हम हीट दे रहे हैं या अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो पिस्टन को एक्सपेंड करना था, लेकिन ना यहां एक्सपेंशन हुआ ना यहां कंप्रेशन हुआ। पिस्टन अपनी जगह है, वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका वर्क डन 0 होगा। तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस जो हमने आइसोथर्मल के बाद डिस्कस किया है। इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हम प्रेशर टेम्परेचर को हीटिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये इसकी पीवी डायग्राम है। नाउ वी विल डिस्कस आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, एंड बार जो वर्ड है प्रेशर का निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर का यूनिट बार भी है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, बार स्टैंड्स फॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो मीन सेम, आइसोबारिक मीन्स सेम प्रेशर। यहां हमें प्रेशर को मेंटेन करना है। अगर मैं फिर से इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे कंटेनर में, इसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। PV is equal to nRT, so I can write V is equal to nRT divided by P। यहां P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, then V is equal to constant times T, so I can write V is directly proportional to T। यहां पे हमें मिलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको हम आइसोबारिक में कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ग्राफ में या किसी कंटेनर को लेकर। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा वर्ड डन W इज इक्वल टू V इनिशियल टू V फाइनल PV। ये आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि ए वर्ड डन के लिए यही इक्वेशन है। So suppose W is equal to, for isobaric process this P is constant, so I can write P is constant VI to VI dV. So W comes out to be P into integral of dV is V, that is VI to VF. So W comes out to be P into VF minus VI। कुछ बुक्स V1 to V2 लिखते हैं, तब हम वैसे भी लिख सकते हैं, और W is equal to P into V2 minus V1। इसका मतलब है यहां चेंज इन वॉल्यूम हुआ, सो वर्ड डन इज इक्वल टू P into V2 minus V1। यहां पे वॉल्यूम चेंज हुआ, और वॉल्यूम चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसमें प्रेशर चेंज था, and pressure was also directly proportional to temperature in case of isocoric process. We studied just a few moments ago that in case of isocoric process, V comes out to be directly proportional to pressure, and we had an equation W equal to 0. Similarly, here we get the relation V is directly proportional to temperature, and now we interpret it in a graphical we interpret this result, or we use this condition for our representation, a graphic representation of isobaric process and its mechanism.
सो W इज इक्वल P इंटू V माइनस V2। अब ये जो इक्वेशन है, मैंने ये इक्वेशन लिखनी है, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम अगर हम एक कंटेनर में गैस रखेंगे तो उस गैस का प्रेशर हमें मेंटेन रखना है। उससे पहले मुझे एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर, चलो एक पिस्टन है, सर्कुलर पिस्टन, ये पिस्टन ऑफ एरिया ए, और उसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास m है, और गैस अंदर से है। यहां पे पहले देखेंगे कि यहां पे इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट हो जाता है इंटरनल प्रेशर और बाकी बाहर के प्रेशर का, कौन कौन सा चीज हमें मेंटेन रखना है। गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर जो होगा, फोर्स होगा, वो इस कंटेनर पे होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे जो ए है। सो पी ए will be the force exerted by the gas molecules in upward direction। बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो भी इसी एरिया पे होगा, सेम एरिया पे। और बाहर ये जो m ब्लॉक है, या ये जो पिस्टन का मास है m, इसका भी प्रेशर अब खुद इसका वेट भी नीचे होगा। यहां मैं फोर्स लिख रहा हूं P इंटू ए की सूरत में, मैं यहां लिख रहा हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो आई कैन राइट P इंटू ए एज फोर्स। डायमेंशनली ये करेक्ट है। So the way in fluid dynamics we can write PA as a force. So PA is the force by these molecules exerting on the piston to expand it। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो PA नॉट इनटू सेम एरिया पे है, तो ये फोर्स ऊपर से है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और ये नीचे मॉलिक्यूल से ऊपर की तरफ है। और यहां M जो है दैट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक डाउनवर्ड्स एट इक्विलिब्रियम। इसका वेट यानी कि ये फोर्स प्रोड्यूस बाय दिस ब्लॉक और ये फोर्स बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होगा जो बाहर अंदर से जो मॉलिक्यूल का प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू P नॉट ए प्लस mg। दिस द फोर्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, PA इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया, दिस द फोर्स by internal molecules outwards। P naught is the pressure, the force exerted by the gas molecules exerted by the atmospheric pressure to push down this piston, and mg is the weight of this block। इक्विलिब्रियम लेवल पे तो ये P और इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इसका खास ख्याल रखना पड़ता है मास का, ये वेरी ना करें। जब भी आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस मास का खास ख्याल रखें, या किसी भी सिस्टम में इस मास का बड़ा इसको ध्यान से रखना पड़ता है कि मास कितना हो, कहीं चेंज मत हो रहा है, कहीं वैल्यूज का इधर उधर तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है यहां से फिर ऊपर से पिस्टन प्रेशर करेगा नीचे की तरफ, अगर ये थोड़ा ही ज्यादा हुआ इक्विलिब्रियम से। सो यू गेट डिवाइडिंग बाय एरिया ए, या आई डोंट नीड टू डिवाइड इट विद एरिया। तो ये इक्वेशन मुझे सिर्फ रिप्रेजेंट करनी थी कि फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखते, और ये दोनों इक्वल टू सम कांस्टेंट है, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट की। क्योंकि मुझे प्रेशर को मेंटेन रखना है, तब जब प्रेशर को मेंटेन रखना है, दैट्स व्हाई दीज टू इक्वेशंस मस्ट एग्जिस्ट, दे मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। लेकिन यहां पे चांसेस है वॉल्यूम का चेंज होना, ये कंप्रेस भी हो सकता है, यहां एक्सपेंशन भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे जो हमें इक्वेशन है W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। यहां पे प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, मेंटेन करना है, एंड वर्क डन विल बी causing the change in volume, and we know the change in volume can be either expansion and the change in volume can be either compression, and we have to follow this relation in order to understand the mechanism here। टेम्परेचर कैसे, प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा। अब यही कंटेनर मेरे पास है, अगर कंटेनर का ये इनिशियल वॉल्यूम है
ये पिस्टन लगा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स चांसेस है कि प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, Vf इंक्रीज हो जाएगा Vi से। When volume changes and there is change in temperature also, there is increase in temperature. Before that, let me tell you कि ये जो दो वॉल्स होते हैं ये इंसुलेटेड वॉल्स होते हैं, और ये जो वॉल होती है ये कंडक्टिंग वॉल होती है। बेस, जो बेस वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है, और यहां से जब हीट सप्लाई देते हैं और मॉलिक्यूल्स एक्सपेंडेड, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पिस्टन, और पिस्टन अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली जब कंप्रेशन होगा, जब इस ब्लॉक का मास हम एक्सटेंड करेंगे तो ब्लॉक जो है, जो पिस्टन है नीचे की तरफ आएगा, कंप्रेशन करेगा, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम है और ये इसका फाइनल वॉल्यूम है, तो यहां वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पे हमें सिस्टम को हीट देनी पड़ी एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से, और यहां से हीट निकल जाएगी टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट प्रेशर। यहां से हीट बाहर जाएगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। वो इन केस ऑफ कंप्रेशन the heat will flow from system to some surrounding, and in case of expansion you are supplying the heat from surrounding to system। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, यहां एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम हुआ, लेकिन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपने यहां से हीट दे दी, दैट causes the change in volume, hence causing the change in temperature। In this case, when compression takes place, you are changing the volume. When the volume changes, the temperature decreases। एक्सपेंशन में वॉल्यूम एक्सटेंड हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हुआ। इसका मतलब है इसको हम प्रोसेस ऑफ कूलिंग भी कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कूलिंग। इसको हम प्रोसेस ऑफ हीटिंग भी कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। और प्रोसेस ऑफ हीटिंग में हमने हीट एनर्जी दे दी, वॉल्यूम एक्सटेंड हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। और प्रोसेस ऑफ कूलिंग में हीट बाहर आ जाएगी फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट, नीचे जो कंडक्टिंग बेस है वहां से हीट बाहर आ जाएगी और आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इनकी भी बड़ी एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंजन में यार पिस्टन कैसे इस्तेमाल, पिस्टन्स में कैसे काम चलता है, इनकी एप्लीकेशन वहां भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे द प्रोसेस ऑफ कूलिंग और प्रोसेस ऑफ हीटिंग टेक्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू वी डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका जो पीवी डायग्राम है, द पीवी डायग्राम फॉर दिस इज लाइक, ये प्रेशर कांस्टेंट है, इस प्रेशर के ऊपर यहां पे वैल्यू होगा से सपोज V1P, यहां V1P था और यहां पे कोई और होगा दैट इज V2P, लेकिन P कांस्टेंट रहेगा, P इज नॉट चेंजिंग। यहां पे सिर्फ आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। दिस इज वॉल्यूम टचिंग V1, दिस इज वॉल्यूम V2। यहां मैं V1 से V2 की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एरो जो है ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग दिखा रहा है। अगर मैं V2 से V1 पे आ गया तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है। वो V1, if Vf is greater than initial volume, the process of heating takes place। If you are moving from V final is less than V initial, then process of cooling की तरफ जा रहे हैं। और इसको हम एरो में दिखाते हैं, ऐसे हैं तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है, ये V1 है, ये V2 है। अगर
ऐसे हैं, ये V1 है, ये V2 है, तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है। से सपोज V1 या V1 से V2 की तरफ जा रहे हो तो प्रोसेस ऑफ सपोज मैं यहाँ V1 या V2 लिखूंगा, अगर एरो ऐसे होगा यानी कि मैं प्रेशर डिक्रीज, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम कम करने का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज होना, और लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है। और ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट ग्राफ है। जैसे आइसोकोरिक में ऐसे था वर्टिकल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लाइन था। और मैंने ये भी कहा था कि वर्ग में हम कैसे भी ढूंढते हैं, एरिया अंडर द कर्व। सपोज यहाँ पे आप करो, ये देख लो, यहाँ लाइन डालो, यहाँ लाइन, ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। इसका जो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू है P है, यहाँ V1 V2 का प्रोडक्ट होगा। एरिया कैसे ढूंढते हो आप, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज P इनटू V2, ये जो होगा ये V2 माइनस V1 होगा। दैट इज आल्सो टू हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व, PV डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व, that is this base into this line is a P value and this line is V2 minus V1. The product gives area under the curve. You can find W is equal to P2 V2 minus V1 is the another way to find out the work done in case of isobaric process. और यहाँ पे भी the way it was process of heating, process of cooling under constant volume, this way process of heating, process of cooling under the constant pressure. और इससे हम डिफरेंट प्रोसेसेस, ये डिफरेंट प्रोसेस है अंडर थर्मोडायनेमिक्स, जो अंडर आइडियल गैस इक्वेशन की जो डिफरेंट प्रोसेस है, इनसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस, और फॉलोइंग विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट विल बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।